Good morning, everyone. My name is Neha Sharma. First of all, I would like to welcome to our channel that is PSL Academy. Guys, in this video, we are going to start class 10th SST syllabus. ठीक है, इस वीडियो में हम क्लास 10 के SST कोर्स को डील करेंगे and we will discuss all the chapters that are important for your examination. Okay, so before discussing the chapter, first of all, I would like to introduce the syllabus. I know you all are familiar with this syllabus, but before starting the chapter, let us see the syllabus. Okay, so the syllabus of SST for class 10th is, we are coming to our history. See, history chapter. The chapter what is coming in history is nationalism in India. Nationalism in India. Okay, only single chapter is coming in your history. Is it clear? Yes, it is clear. So nationalism in India, this chapter is coming in your history. Now moving forward to our geography. Okay, in geography we will study 3 chapters. Okay, first is yours, पहला चैप्टर है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस. Minerals and energy resources. Okay, second one is your manufacturing industry. Third is your lifeline of national economy. See guys, one thing I would like to clear here, that this chapter, mineral and energy resources, only map evaluation is coming. मतलब इस चैप्टर से सिर्फ मैप्स के क्वेश्चन आएंगे. ओके, only map evaluation is coming. So according to me, until and unless you read this chapter, you will not able to do the map questions. ठीक है, तो इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आंसर आपका नहीं आएगा. ओनली मैप इवोल्यूशन विल बी कमिंग. इस चैप्टर से मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज से सिर्फ मैप के क्वेश्चंस आएंगे. ओके, क्लियर. आफ्टर दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी. ठीक है, ये तीन चैप्टर अकॉर्डिंग टू मी 3 चैप्टर्स हमें पढ़ना होगा. ठीक है, ऐसे आपके एग्जाम क्वेश्चन आंसर यही 2 चैप्टर से आएंगे आपके. मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज से ओनली योर मैप वर्क विल कम. ठीक है, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स से क्या आएगा, सिर्फ आपका मैप वर्क आएगा. ओके, नाउ टिल हियर इट इज क्लियर. अगर इधर साइड अगर आपको नहीं दिख रहा है तो दिस इज लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी. ठीक है, यहाँ पे नेशनल इकोनॉमी लिखा हुआ है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री दिया हुआ है. लेट मी चेक. ओके, ठीक है. सी, दिस इज योर हिस्ट्री. मतलब हिस्ट्री में एक चैप्टर एंड इन ज्योग्राफी 1 2 3 चैप्टर. 3 चैप्टर वी विल टेक 3 चैप्टर. वी विल रीड दिस चैप्टर ऑल्सो. ओके, सो दैट इट विल बी ईजियर फॉर यू टू स्कोर मार्क्स इन मैप. मतलब मैप भी हो जाएगा. अगर हम पढ़ लेंगे तो हमारा मैप भी कंप्लीट हो जाएगा. ओके, नाउ हिस्ट्री के बाद हम आते हैं सिविक्स और इकोनॉमिक्स में. सिविक्स में भी 2 चैप्टर आ रहा है आपका. इन सिविक्स 2 chapters are coming. One is your power sharing. Sorry, not power sharing, that is political parties. Political parties. और एक है outcomes of democracy. Okay,
पॉलिटिकल पार्टीज और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी आ रही है, ठीक है, किसमें, सिविक्स में। इकोनॉमिक्स में भी 2 चैप्टर है हमारे लिए, कौन कौन सा, मनी एंड क्रेडिट, मनी एंड क्रेडिट, और एक और है ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, एंड दिख रहा है ना सबको, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो उधर 3 चैप्टर, एक 4 चैप्टर हो गया, 5 6 7 8, टोटल वी हैव टू स्टडी 8 चैप्टर्स, ठीक है। 8 चैप्टर्स हम कवर करेंगे इन SST, ओके गाइज। सो आफ्टर दिस आई विल स्टार्ट द चैप्टर्स, ठीक है। मैं चैप्टर स्टार्ट करती हूँ एंड वी विल प्रोसीड फ्रॉम हिस्ट्री से हम सब लोग प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो हिस्ट्री में कौन सा चैप्टर आ रहा था, मैंने बताया था कि नेशनलिज्म इन इंडिया। सो सी द चैप्टर नेम इज नेशनलिज्म इन इंडिया, ओके। ये चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया, ओके। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू अ वर्ड दैट इज नेशन स्टेट्स, okay. This word, what is this word called, this word called nation states, okay. तो इस वर्ड का मतलब क्या होता है, इस वर्ड को पहले हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, पहले समझेंगे इस वर्ड को, उसके बाद फिर इस चैप्टर में आते हैं। सी, पहले तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। पहले क्या होता था, मतलब जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उस टाइम की बातें मैं बोल रही हूँ। कोई भी पॉलिटिकल बाउंड्रीज फिक्स नहीं थी, ठीक है। उस समय कोई भी पॉलिटिकल बाउंड्रीज फिक्स नहीं हुआ करती थी, ठीक है। तो सपोज ये कोई बाउंड्री है, यहाँ पे राजपुतानाज रहते हैं, ठीक है। इन्होंने एक बगल की कोई बाउंड्री थी, उस पर अटैक करके इसको उन्होंने जीत लिया और ये इसमें मिल गया। तो मेरा कहने का मतलब है ना कि उस टाइम कोई भी पर्टिकुलर बाउंड्रीज कोई भी कंट्रीज की, मतलब कोई हमारे कंट्रीज की कोई फिक्स नहीं हुआ करती थी, ठीक है। कोई किसी से झगड़ा कर लेता था, कोई किसी से लड़ाई करके उसकी बाउंड्रीज को, उसके फील्ड को वो लोग हथिया लेते थे। तो नेशन स्टेट्स कहने का मतलब, मैं इसलिए इसको समझा रही हूँ कि ये इससे रिलेटेड है। सी, अब क्या है, हमारा एक पॉलिटिकल बाउंड्रीज है, वी ऑल नो दैट वी आर हैविंग अ पॉलिटिकल बाउंड्रीज, सी गाइस। सो नेशन स्टेट कहने का मतलब है सेंस ऑफ क्रिएटिंग, होप इधर आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, तो मैं इधर लिखती हूँ, मैं नीचे लिख देती हूँ, सेंस ऑफ क्रिएटिंग कॉमन आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंगनेस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, नेशन स्टेट कहने का मतलब है कॉमन आइडेंटिटी, ठीक है, कॉमन आइडेंटिटी, ठीक है। तो जब हमारा देश गुलाम था तो ऐसा कुछ आपने सुना है कि कोई कॉमन सा फ्लैग हुआ करता था या कोई कॉमन सा आइडेंटिटी हुआ करता था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब वही है कि नेशन स्टेट तब कहलाता है जब कोई हमारे पास कॉमन आइडेंटिटी हो और बिलोंगिंगनेस हो। तो अभी के टाइम पे अगर हम देखते हैं तो देखो, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, हमारी नेशनल फ्लैग है, ठीक है। ऐसा है कि अमृतसर का, सॉरी गुजरात का कोई अलग फ्लैग है, झारखंड का कोई अलग फ्लैग है और केरल का कोई अलग फ्लैग है, ऐसा तो नहीं है। हमारे पास एक कॉमन आइडेंटिटी है, क्या है वो, एक फ्लैग है, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रही हूँ। और मान लो जैसे कि कॉमन आइडेंटिटी में जैसे हमारा नेशनल एंथम हो गया है ना, हमारा नेशनल एंथम, ऐसा तो नहीं है कि सब स्टेट का अपना अलग अलग नेशनल एंथम है, ऐसा तो नहीं है, हमारा एक ही नेशनल एंथम है। तो दैट ओनली आई एम सेइंग दैट नेशन स्टेट
क्रिएट द सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी। नाउ वी आर हैविंग दैट, हमारे पास कॉमन आइडेंटिटी भी है और बिलोंगिंगनेस कहने का मतलब है कि वी आर बिलोंगिंग टू दैट पर्टिकुलर कॉमन आइडेंटिटी। तो सी फ्लैग किसकी है, हमारी है, हम बिलोंग कर रहे हैं फ्लैग से। ओके तो नेशन स्टेट्स कहने का मतलब है जब हमारे पास कोई कॉमन आइडेंटिटी होती है और हम उससे बिलोंग करते हैं, देन इट विल बी कॉल्ड योर नेशन स्टेट। ओके तो वही है कि जब हमारे पास कोई कॉमन आइडेंटिटी और बिलोंगिंगनेस हो जाएगी तो उसको हम लोग नेशन स्टेट कह देते हैं। ठीक है, तो नाउ कमिंग टू आवर मेन टॉपिक दैट इज योर नेशनलिज्म इन इंडिया। तो दिस चैप्टर मेनली बेसिकली डील्स विद दैट हाउ द पीपल ऑफ इंडिया गॉट द नेशनलिस्ट फीलिंग। ठीक है, हमारे अंदर नेशनलिस्ट की फीलिंग कैसे क्रिएट हुई, क्या रीज़न था कि हमारे अंदर नेशनलिस्ट की फीलिंग आई। ठीक है, तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से हम स्टार्ट करते हैं। See what happened. I am erasing this. Okay, आपके बुक में एक टॉपिक दिया हुआ होगा। ठीक है, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत मूवमेंट एंड वन मोर इज योर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इस टाइप का चैप्टर्स दिया हुआ होगा। तो उसके पहले ये नेशन स्टेट्स के बारे में बताया गया था कि क्या आइडियाज़ होना चाहिए नेशन स्टेट्स का। बुक में बहुत लंबा चौड़ा दिया है, मैंने एक लाइन में आपको एक्सप्लेन कर दिया। आप जब उस चैप्टर को एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें वो दिया ही क्या है। ठीक है, तो फिर नाउ कमिंग टू आवर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे आते हैं। कब है सबको पता है, हुआ था 1914 से 1918 तक। ओके, अब देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो बहुत सारा नया नया पॉलिटिकल इकोनॉमिकल इश्यूज लेके आया था इंडिया के अंदर। कैसे क्या, तो अब देखते हैं। सी ये क्या है, एक तरह का वर्ल्ड वॉर है, वर्ल्ड वॉर हो रहा था, लड़ाई ही हो रहा था ना। तो इसके लिए क्या हो रहा था ना कि इंडिया में क्या हुआ, इसका क्या इफेक्ट पड़ा, ये इफेक्ट पड़ा ना कि हमारे जो डिफेंस के एक्सपेंडिचर थे वो बहुत ज़्यादा रेज हो गए थे। ओके 1 मिनट, ओके चल रहा है। तो डिफेंस का जो एक्सपेंडिचर था वो बहुत ज़्यादा रेज हो गया था। ठीक है, अब भाई अब लड़ाई हो रहा है तो आपको इक्विपमेंट तो चाहिए होगी, डिफेंस वाली इक्विपमेंट तो चाहिए होगी। अब आप उसको खरीदोगे, परचेस करोगे या फिर लगाओगे तो फिर एक्सपेंडिचर तो ऑब्वियसली बढ़ेगा ना। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि एट दैट टाइम देयर वॉज अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। क्या हो गया, ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। भाई बहुत ज़्यादा ह्यूज इंक्रीज हो गया भाई, डिफेंस का एक्सपेंडिचर था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ओके तो भाई पहला रीज़न तो ये हुआ कि इस वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या हो गया भाई, ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, चलो ठीक है, ये भी मान लिए। दूसरा क्या हो गया भाई, टैक्सेस इंक्रीज कर दिया ब्रिटिशर्स ने, टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया। क्यों इंक्रीज किया, अब जब डिफेंस में एक्सपेंडिचर, अगर आपके पास कोई राजकोष है, आपने उसको इकट्ठा किया, आप उसको खर्च कर रहे हो तो उसको जमा भी तो करोगे ना कहीं से आपको उसको जमा भी करना होगा। तो कहाँ से जमा करेंगे, हम लोगों से लेके ही जमा करेंगे। तो क्या किया इन्होंने, टैक्सेस को बढ़ा दिया। इन्होंने ब्रिटिशर्स ने टैक्सेस को बढ़ा दिया, कब, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। और फिर क्या किया, एक और काम किया इन्होंने, इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया। फर्स्ट टाइम ये वर्ड इंट्रोड्यूस हुई थी, दैट इज योर इनकम टैक्स को ले आए इन्होंने। फर्स्ट टाइम ये वर्ड यही इनकम टैक्स यही से आई थी, मतलब फर्स्ट टाइम इन्होंने इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया। फोर्थ क्या हुआ, प्राइसेस इंक्रीज्ड। ठीक है, कॉमन चीज़ों की प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। सपोज एक पेन उस समय 1 रुपये में मिलते थे, तो जब प्राइस इंक्रीज हो तो वो डबल में मिले, मतलब 2 रुपया में मिलने लगा। ठीक है, तो सपोज कोई चीज़ 100 रुपये में बिक रही होगी तो वो 200 में बिकने लगी, तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। ठीक है, इससे क्या हुआ, जो हमारे विलेजर्स थे, इंडियन पीपल थे, इंडियन के कॉमन इंडियन पीपल जो थे वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे, बहुत ज़्यादा परेशानी से झेल रहे, बहुत परेशानी झेल रहे थे। अभी कम नहीं, अभी और भी बहुत कुछ हुआ था। तो और क्या हुआ, फिफ्थ पॉइंट में ये हुआ ना कि भाई यहाँ तो हो रहा है लड़ाई, इन्हें खर्च तो कर दिया भाई,
अब इक्विपमेंट रखने से नहीं होगा, उनको यूज़ करने के लिए भी तो आदमी तो चाहिए होंगे, बंदे तो चाहिए होंगे। तो फिर क्या किया इन्होंने, विलेजर्स को जबरदस्ती बोलकर, जबरदस्ती ले जाकर आर्मी में ज्वाइन करवाने लगी, ठीक है, सोल्जर्स बनाने लगे, जिससे विलेजर्स बहुत ज़्यादा नाखुश हो गए, उनको बिल्कुल ये चीज़ पसंद नहीं आया, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट ये हो गया। सिक्स में क्या हो गया, उसी टाइम पे बहुत सारे पार्ट्स, इंडिया में जो पार्ट्स थे उसमें क्या हुआ, क्रॉप फेलियर हो गया, मतलब जो क्रॉप फार्मर्स ने लगाए थे वो क्रॉप फेल हो गया, कोई क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से फेल हो गया, या फिर जो भी है उस समय क्रॉप क्या हुआ, फेल हो गया, ठीक है। और उस टाइम एक और प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई कि क्रॉप फेलियर, मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे, क्रॉप फेलियर। सेवेंथ पॉइंट में क्या हुआ, एक बीमारी थी, इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी, वो फैल गई, ठीक है। तो इतने सारे चीज हुए कब, आपके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, इतने सारे। तो इंडियन पीपल जो थे, इंडियन कॉमन पीपल जो थे, वो बहुत ज़्यादा इरिटेट, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे ब्रिटिशर से, और वो चाहने लगे कि किसी भी तरह हम यूनाइट होके इन लोगों को मतलब यहाँ से भगा दें, ठीक है। तो इस टॉपिक पे जो मैंने जो इतना पॉइंट्स आपको बताया है, इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं कि हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड a political and economical situation in India, explain with example। तो आपको यही एक्सप्लेन करना है, ठीक है। यही चीज़ जो मैंने लिखाया, ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, टैक्सेस वेर इंक्रीज, इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम, प्राइजेस ऑफ कॉमन कमोडिटीज वाज इंक्रीज, विलेजर्स वेयर फोर्स्ड टू जॉइन आर्मी, ओके। उसके बाद फिर था, इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया क्रॉप फेल्ड ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशन। उसके बाद फिर क्या था, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक स्प्रेड ओवर मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। इस तरह करके आपको पॉइंट्स बना के लिखना होगा, ठीक है। इफ़ यू वांट नोट्स फ्रॉम मी देन यू कैन कमेंट, ओके, यू कैन आस्क फॉर द नोट्स, आई विल प्रोवाइड यू दैट ऑल्सो, ओके। सो ये जस्ट here I am going to, in this video I am going to just explain you the topics, ठीक है, I will be explaining you, and if you want notes from me then you have to comment for that, then I will provide you the notes also, okay। So this has been completed। सबको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे कौन सा पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिचुएशन क्रिएट हुआ था। तो यही पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिचुएशंस क्रिएट हुआ था, ओके। पता नहीं मैंने टेस्ट कहाँ रखा, ओके, नो प्रॉब्लम। See, now coming to this, after that you will see when I have explained this topics, please go through your chapter। आपके बुक में जो चैप्टर्स दिए हुए हैं, ये जो पॉइंट दिया हुआ है, मतलब आप चैप्टर को एक बार आप बस थॉरोली रीड कर लेना, यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, आपको सारे कुछ समझ में आ जाएंगे, ओके। नाउ आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, वन टॉपिक इज गिवन हियर, आइडियाज ऑफ सत्याग्रह, ओके गाइस। एक टॉपिक होगा आपके बुक में, आइडियाज ऑफ सत्याग्रह, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जब हुआ, उसके बाद दूसरा टॉपिक क्या है, अब उससे निपटने के लिए महात्मा गांधी आ जाते हैं, ठीक है, एट दैट टाइम ओनली, ठीक है। तो आइडियाज ऑफ सत्याग्रह कहने का मतलब है, ये जो वर्ड सत्याग्रह है सबको पता है किसने कॉइन किया था, तो ये तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह वर्ड लाया है ना, सबको ही पता है ये, तो मैं लिख देती हूँ महात्मा गांधी, ठीक है। तो सी व्हाट हैपेंस ऑन 9 जनवरी, ओके, 9 जनवरी 1915 महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका से रिटर्न होकर कहाँ आए, इंडिया में आए, एंड इन साउथ अफ्रीका, सॉरी, इन साउथ अफ्रीका ही फाउट अगेंस्ट रेसिज्म, ठीक है, रेसिज्म के अगेंस्ट, रेसिज्म के अगेंस्ट इन्होंने
फाइट किया, ठीक है। अब भाई ये रेसिज्म क्या होता है, तो रेसिज्म इज अ डिफरेंशिएटिंग बिटवीन ब्लैक एंड वाइट, मतलब गोरे और काले में जो डिफरेंशिएशन होता है उसको रेसिज्म बोलते हैं। तो ये रेसिज्म साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस होता था, तो उसको गांधी जी ने ख़त्म किया था किस मूवमेंट के थ्रू, तो ये सत्याग्रह मूवमेंट के थ्रू। उन्होंने सत्याग्रह को यूज़ करके जो रेसिज्म साउथ अफ्रीका में चलता था उसको ख़त्म करके वो इंडिया वापस लौट कर आए थे। ओके, सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट हेयर, यहाँ पे आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में कि सत्याग्रह क्या है भाई, व्हाट इज सत्याग्रह, आई विल एक्सप्लेन। सो क्वेश्चन आई एम फर्स्ट टाइम सेइंग द क्वेश्चन कैसा आ सकता है, व्हाट इज सत्याग्रह, व्हाट आर द आइडियाज ऑफ सत्याग्रह अकॉर्डिंग टू गांधी जी, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। ओके, so let's see what is सत्याग्रह first. See, the word satyagrah means novel method of mass agitation, ठीक है। क्या है भाई सत्याग्रह, तो ये एक नोबल मेथड है मास एगिटेशन का, ठीक है। मास एगिटेशन कहने का मतलब बहुत सारे ग्रुप में जब पीपल इकट्ठे होकर किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए मतलब अपना आवाज़ उठाते हैं, दैट इज द सत्याग्रह। और हाँ, एक चीज़ और माइंड में रखना है कि सत्याग्रह जो है, नेम देखो सत्याग्रह, सत्या, ठीक है। व्हाट इज सत्या मीन्स ट्रूथ, ये तो सबको पता है, कॉमन सी बात है, सत्या मीन्स ट्रूथ होता है, ठीक है। आग्रह, ठीक है, सत्य के प्रति आग्रह करना, दैट इज योर सत्याग्रह। ओके, तो गांधी जी, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, क्वेश्चन पूछ सकता है, अकॉर्डिंग टू गांधी जी एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय सत्याग्रह। ऐसे तो लिख सकते हो नॉवल मेथड ऑफ मास एगिटेशन, लेकिन अकॉर्डिंग टू गांधी जी क्या था, इट इज़ अ पावरफुल मेथड ऑफ एक्सप्लेनिंग द ट्रुथ, ठीक है। ट्रुथ को एक्सप्लेन करना एंड नीड टू सर्च द ट्रुथ, ठीक है। क्या ट्रुथ है उसको सर्च करना बाय यूजिंग द मेथड ऑफ नॉन वायलेंस, मतलब विदाउट यूजिंग एनी फिजिकल वायलेंस, मतलब बिना कोई फिजिकल वायलेंस किए जब हम किसी चीज़ के लिए लड़ाई करते हैं, देन दैट इज़ योर सत्याग्रह। समझ में आया, ठीक है। एक बार बुक को पलट के एक बार पढ़ना, उसमें लिखा हुआ होगा कि इट एम्फेसाइज, हाँ, इट एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड नीड टू सर्च फॉर द ट्रूथ। इट सजेस्ट दैट इफ द काउज वॉज ट्रू, ठीक है, अगर काउज ट्रू है, अगर आपका कोई लड़ाई करने का रीज़न अगर सच है, तो उसमें आपको कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज़ या वायलेंस का मेथड यूज़ करके वहाँ लड़ाई नहीं करना है। आपको क्या करना है, अपनी सच्चाई को दूसरे के सामने रखना है विदाउट इन्वॉल्विंग एनी फिजिकल वायलेंस। कोई भी फिजिकल वायलेंस को बिना यूज़ किए हुए हमें लड़ाई फिजिकल एक्टिविटीज़ को बिना यूज़ किए अपने फीलिंग्स को कि भाई मैं सच हूँ, आप इसको समझो, दूसरे ऑपरेशन मतलब जो हमारे विरोधी है उसको जाकर समझा, मतलब उसको समझाना होगा, ठीक है। ये मास मूवमेंट भी हो सकती है, एक सिंगल पीपल भी जाके कर सकता है। ओके, दिस इज योर सत्याग्रह। हमें माइंड में विजिलेंस का फीलिंग नहीं रखना, विजिलेंस कहने का मतलब बदला का कोई फीलिंग्स नहीं रखना है, ठीक है। विदाउट सीकिंग एनी फीलिंग्स ऑफ विजिलेंस वी हैव टू एक्सप्लेन आवर ऑपरेशन। हमें अपने ऑपरेशन को समझाना है कि भाई द पर्टिकुलर थिंग वट एवर यू आर डूइंग दैट इज रॉन्ग, ओके, यूजिंग द मेथड ऑफ सत्याग्रह। इसी को सत्याग्रह बोलते हैं। इन सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, सत्याग्रह वो चीज़ है जब हम कोई भी एक्टिविटीज़ को जान रहे हैं कि वो सही है, ठीक है, वो गलत नहीं है, हमें मन में कोई बदले की भाव न रखते हुए अपने विरोधी को समझाना है, बिना कोई हाथापाई किए, बिना कोई फिजिकल वायलेंस यूज़ किए हुए। जब हम अपने विरोधी को उसके माइंड में ये बैठा देते हैं कि भाई आप गलत कर रहे हो, और अपने पर्टिकुलर पॉइंट को वहाँ पे क्लियर कर देते हैं कोई भी वायलेंस, बिना वायलेंस के, तब उसको हम सत्याग्रह कहते हैं, ठीक है। समझाना है उनको कि भाई हम सही हैं, ये पॉइंट्स हैं, आप गलत हो, और ऑपरेशन को भी समझाना है, जो हमारे विरोधी उसको समझाना है बिना कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ किए हुए, मतलब बिना कोई फिजिकल वायलेंस किए हुए।
इसी को हम सत्याग्रह कहते हैं, और ये महात्मा गांधी जी के थ्रू ये कहा गया है। ओके, हाँ, अब क्या है, आइडियाज ऑफ सत्याग्रह तो हो गया, सत्याग्रह का मतलब भी समझ में आ गया। अब हम आते हैं आपके दूसरे टॉपिक में, दैट इज योर रॉलेट एक्ट। इसके बाद शायद यही टॉपिक दिया हुआ है बुक में, रॉलेट एक्ट। Again I am saying that I am just explaining the chapter. If you want notes then you comment me, I will provide you the notes also. Okay, अब particular notes जैसे आप एक बार क्लास करोगे, वो notes को thoroughly पढ़ोगे, आपको पूरा चैप्टर याद हो जाएगा, लेकिन वीडियो आपको देखना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे क्या हो गया आपका, क्या हम पढ़ेंगे, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब आया भाई, ये आया 1919 में। कौन लेके आया, तो रॉलेट एक्ट को लेके आया आपका इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। जिन्हें इतना बड़ा चौड़ा नाम दिया है, इसे समझो कि ब्रिटिशर्स बस लेके आए, ठीक है। उस टाइम की काउंसिल की नाम ये हुआ करती थी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। रॉलेट एक्ट आया कब भाई, आया वो 1919 में। कौन लेके आया है भाई, इसको लेके आते हैं ब्रिटिशर्स, कब, 1919 में, ठीक है। इसमें एक टॉपिक छूट गया है कि महात्मा गांधी के 3 मूवमेंट्स कौन से हैं, ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है। नेम दी, रॉलेट एक्ट से पहले एक टॉपिक और है, 3 मूवमेंट्स, 3 मेन मूवमेंट्स, नॉट मूवमेंट, 3 मेन मूवमेंट्स, सॉरी मूवमेंट कैरिड बाय महात्मा गांधी इन 1917 to 1918। ये तो सबको पता ही होगा। देखो 3 मूवमेंट उन्होंने किया था, एक तो था चंपारण इन बिहार, चंपारण इन बिहार, ठीक है। दूसरा है आपका, दूसरा है पीजेंट ऑफ खेदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, हाँ, पीजेंट्स ऑफ खेदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, ठीक है। पहला था चंपारण इन बिहार, दूसरा है पीजेंट ऑफ खेदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, और तीसरा है कॉटन मिल वर्कर्स। क्या है भाई, कॉटन मिल वर्कर्स, ठीक है। सी क्या हुआ, बिहार के चंपारण में क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स क्या बोलते थे भाई आपके पास जो लैंड है, इतनी सारी लैंड है, उसमें से सपोज कुछ पार्ट लैंड के जो है, जो हम आपको बोलेंगे वो ग्रो करो। तो भाई क्यों ग्रो करे, मेरा लैंड है, मेरी ज़मीन है, मेरा मन में क्या ग्रो करूँ कि नहीं ग्रो करूँ। तो बिहार के जो फार्मर्स थे वो बहुत ज़्यादा दुखी थे ब्रिटिशर्स के ये रूल से कि भाई कुछ पार्ट में जो हम बोलेंगे वो आपको ग्रो करना, आप वो ग्रो करो। तो फिर गांधी जी ने हेल्प किया इन्होंने, और ये जो ऑपरेसिव सिस्टम था, ये जो सड़ा मतलब बहुत गंदा बेकार जो सिस्टम था, उससे गांधी जी ने इन लोगों को राहत दिलवाया, ठीक है। गांधी जी ने बोला कि वो जो बोल रहे हैं उसके बात को डिनाई करो, तुम लोग वैसा काम मत करो। उसी तरह क्या हुआ, पीजेंट ऑफ खेदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, कोई रीज़न की वजह से खेदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में क्या हुआ, क्रॉप फेल्ड हो गया, भुखमरी का सिचुएशन हो गया। फिर भी ब्रिटिशर्स उन्हें फोर्स कर रहे थे कि टैक्स पे करो, टैक्स पे करो, टैक्स पे करो, बट द पीजेंट वेर अनेबल टू पे द टैक्स, सो दे टेक द हेल्प ऑफ गांधी जी, एंड गांधी जी टोल्ड देम दैट नो नीड टू पे द टैक्स, डोंट पे द टैक्स, ओके। तो इस तरह भी उन्होंने खेदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात के पीजेंट को हेल्प किया। सिमिलरली कॉटन वर्कर्स जो मिल में काम करते थे, दे वेर ऑल्सो वेरी मच, मतलब वो लोग भी बहुत ज़्यादा दुखी थे उस समय ब्रिटिशर्स से, क्योंकि एक तो वो कॉटन मिल में उनसे काम करवाते थे, और दे वेर नॉट गिवन दैट पर्टिकुलर वट एवर वॉज द नीड ऑफ द पीपल, दे वेर नॉट फुलफिल, मतलब ब्रिटिशर्स उनको फुलफिल नहीं कर रहे थे।
उल्टा उनसे बहुत ज़्यादा काम ले रहे थे, जो भी था। तो दैट वॉज दी महात्मा गांधी ऑल्सो हैव द कॉटन मिल वर्कर्स टू प्रोटेस्ट गो टू द स्ट्राइक, मतलब जो भी आपकी जो उनकी जो बैड पॉलिसी थी उनके अगेंस्ट स्ट्राइक करने को बोला। और फिर क्या हुआ कि वहाँ पे भी सत्याग्रह मूवमेंट क्या हुआ, फेमस हो गया। फेमस कहने का मतलब कि काम कर गया, ठीक है। सत्याग्रह मूवमेंट क्या हुआ, काम कर गया। तो महात्मा गांधी जी ने सोचा कि भाई चलो 3 जगह तो हमारा मूवमेंट ये सत्याग्रह वाला काम कर गया, जिस तरह साउथ अफ्रीका में काम कर गया इस तरह वो इंडिया में भी काम कर रहा है। मतलब 3 जगह अगर काम कर गया तो महात्मा गांधी को ऐसा लगने लगा था कि भाई नाउ द सत्याग्रह मूवमेंट इज विल बी वर्क इन इंडिया ऑल्सो, ठीक है, ये यहाँ भी काम कर देगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू द रॉलेट एक्ट, ये छूट गया था मेरे से ये टॉपिक, तो ये टॉपिक भी मैंने कवर कर लिया, ठीक है। अब आया आपका रॉलेट एक्ट, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं रॉलेट एक्ट को। तो मैंने बोला 1919 में पास हुआ था, ठीक है। सी व्हाट वाज रॉलेट एक्ट, मैंने तो बोल दिया भाई, ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू पास हुआ था, मतलब ब्रिटिशर्स ने इसको पास किया था, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि भाई ये जो सत्याग्रह मूवमेंट था ये इतना मतलब इतना अच्छा से रन करने लगा, तो ब्रिटिशर्स को प्रॉब्लम होने लगा। वो सोचने लगे कि भाई अब तो कोई भी नेता आएगा, कोई भी बाहर से आएगा, वो क्या करेगा, सत्याग्रह मूवमेंट चलाएगा और हमको अपना काम बंद करना होगा, मतलब हमारे अगेंस्ट आकर कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया जी। तो ये क्या किए ब्रिटिशर्स, एक रॉलेट एक्ट लेके आए। इस रॉलेट एक्ट का कहने का मतलब है कि जो गवर्नमेंट है, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट जो है उसके पास बहुत सारी पावर आ जाएंगी, बहुत सारी पावर आ जाएंगी। एंड दिस गवर्नमेंट कैन सेंड एनीवन टू द जेल, एनीवन को मतलब किसी को भी ये उठाकर जेल में डाल सकती है 2 साल के लिए विदाउट एनी ट्रायल, मतलब बिना कोई सुनवाई के, बिना कोई दोष साबित हुए, कुछ भी हुए, ये क्या कर सकती है 2 साल के लिए, फॉर 2 years all the people would be sent to the jail without any ट्रायल, बिना कोई सुनवाई के। इस एक्ट के थ्रू आप किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो और बिना कोई सुनवाई के, बिना कोई दोष साबित हुए आप किसी को भी जेल में डाल दो, ठीक है। यही था रॉलेट एक्ट, ठीक है। तो अब क्या होगा, ऐसा आप रूल रेगुलेशन लेके आओगे नॉर्मल पब्लिक के लिए, तो वो क्या शांत रहेगी, कभी शांत नहीं रहेगी। मतलब आप किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दोगे तो ऐसा थोड़ी होता है। पीपल हो गए एंग्री। अब महात्मा गांधी को जब पता चला तो वो भी हो गए एंग्री। तो महात्मा गांधी ने क्या बोला था, वी हैव टू फॉलो द मेथड ऑफ सत्याग्रह, हमें सत्याग्रह में लड़ाई पीट नहीं करना, हमें मार पीट नहीं कराना, वी डोंट हैव टू डू एनी वायलेंस, वी हैव टू फॉलो द मेथड ऑफ सत्याग्रह। महात्मा गांधी ने क्या बोला, ओके वी विल डू हड़ताल, ठीक है, हम लोग हड़ताल करेंगे, ठीक है, रैलीज निकालेंगे मतलब जिसमें तोड़ फोड़ ना हो, किसी का नुकसान ना हो, ठीक है, वी विल डू दैट मेथड, ओके। सो व्हाट हैपेंड, हुआ ये कि इस रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट इंडियन ने क्या किया, हड़ताल आया, ठीक है, स्ट्राइक, हड़ताल तो पता ही होगा आपको, स्ट्राइक ऑन 6 अप्रैल, ठीक है, आपके बुक में हड़ताल स्ट्राइक ऐसे ही लिखा हुआ, ऑन 6 अप्रैल क्या किया इन्होंने, हड़ताल किया, ठीक है। और क्या किया भाई, रैलीज निकाली, रैलीज इन सिटीज, ठीक है, वर्कशॉप को क्लोज किया, वर्कशॉप क्लोज्ड, रेलवे क्लोज्ड है, ठीक है। स्ट्राइक ऑन 6 अप्रैल, रैलीज कर दिया सिटीज में, वर्कशॉप रेलवेज को क्लोज कर दिया, ठीक है। और क्या हुआ भाई, अब था इसमें कि जब ब्रिटिशर्स ने देखा कि भाई ये लोग तो कंटिन्यूसली स्ट्राइक कर रहे हैं, रैलीज कर रहे हैं सिटीज में, वर्कशॉप को बंद कर दिया, रेलवेज को बंद कर दिया है ना, लोग गवर्नमेंट जॉब जिनकी थी वो जॉब पे जाना बंद कर दिया उन्होंने। तो अब ब्रिटिशर्स देख रही हैं कि भाई अब हमारी जो कम्युनिकेशन की लाइन है वो तो टूट रही है, ठीक है, दे बिकेम फ्रेड अप, अब उनको थोड़ा सा
दिक्कत महसूस होने लगा। तो जब उन्होंने ये देखा तो क्या हुआ, इन्होंने एक लॉ इम्पोज कर दिया, दैट इज मार्शल लॉ। ठीक है, मार्शल लॉ। अब ये लॉ कौन सी है, इन्होंने इम्पोज किया एक लॉ जिसका नाम था मार्शल लॉ। ठीक है, अब मार्शल लॉ इम्पोज हो गया कहाँ पे, इंडिया में। अब तो एक जगह है अमृतसर में, वहां पे क्या हुआ, बैसाखी की फेस्टिवल चल रही थी। ठीक है, वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे बैसाखी की फेस्टिवल चल रही थी, बहुत सारे लोग आए थे। एक मार्शल लॉ का मतलब ये होता है, मैं बता रही हूँ, मार्शल लॉ कहने का मतलब ये था कि जब जब कभी कोई भी गवर्नमेंट से वो अपने पीपल को मतलब संभाल नहीं पाते हैं, मतलब वो अगर विद्रोह करते हैं और गवर्नमेंट उनको संभाल नहीं पाती है, तो वो क्या करती है, अपनी सारी पावर पुलिस को, आर्मी को, सोल्जर्स को दे देती है कि भाई जाओ आप संभालो। ओके, तो वही हुआ था कि मार्शल लॉ उन्होंने इम्पोज कर दिया था। तो अमृतसर में एक जगह था जहाँ पे बैसाखी का फेस्टिवल लगा, मतलब बैसाखी के फेस्टिवल हो रहे थे, वहाँ लोग इकट्ठे हुए थे, फेयर में घूम रहे थे, मतलब मेले में घूम रहे थे। एक बंदा था जिसका नाम था जनरल डायर, आर्मी चीफ। ठीक है, जनरल डायर जो था उसने क्या किया, ये अमृतसर, सपोज ये बैसाखी का मेला है, यहाँ पे लोग घूम रहे हैं, ये क्या क्या जितना भी एग्जिट पॉइंट है, लोग तो अंदर चले गए, बाहर निकलने का जो भी पॉइंट है उसको ये क्या करते हैं, जनरल डायर जी, जनरल डायर क्या करवाते, क्लोज करवा देते कि भाई जितना भी एग्जिट पॉइंट है उसको क्लोज करो। इसी टाइम लॉ एक्ट के टाइम पे जब रैलीज हो रही थी, वर्कशॉप क्लोज था, लोगों ने जॉब जाना बंद कर दिया। ठीक है, उसी टाइम पे क्या हुआ, यहाँ अमृतसर में बैसाखी का फेयर चल रहा था, लोग यहाँ जस्ट घूमने के लिए आए हुए थे, तो बहुत लोग घूमने के लिए यहाँ पे आए हुए थे। ठीक है, जनरल डायर साहब ने क्या किया, आए और यहाँ पे ओपन फायर कर दिया, मतलब पूरे गांव वालों पे ओपन फायर कर दिया, और यहाँ पे बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारे लोग मर गए। ठीक है, अब जब ये वाली बात महात्मा गांधी को पता चली, इसका नाम है जालियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है, यही वाले ये जो इंसिडेंट हुआ था जब लोग इकट्ठे हुए थे बैसाखी मेले में घूमने के लिए अमृतसर में, तो जब जनरल डायर ने ओपन फायर कर दिया था लोगों पे, इसी इंसिडेंट को जालियांवाला बाग मैसेकर के नाम से जाना जाता है। इन फेमस जालियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस। ठीक है, ओके, तो ये था, यहाँ पे काम हो गया हमारा यहाँ पे। अब देखिए हम लोग आते हैं, हाँ यहाँ पे, तो फिर जब जनरल डायर सर से पूछा गया कि सर आपने ऐसा क्यों किया, तो ये कहते रहे थे कि आई वॉन्टेड टू क्रिएट टेरर इन द माइंड्स ऑफ पीपल, मतलब मुझे लोगों को डराना था, उनके माइंड में उनको भयभीत करना था, टेरर लाना था उनके माइंड में कि आप जो ये सब कर रहे हो मत करो, नहीं तो हम ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, कर सकते नहीं, इन्होंने किया भी। ओके, तो व्हेन महात्मा गांधी केम टू नो, ठीक है, जब महात्मा गांधी को ये पता चला और लोगों को जब पता चला तो लोग और भड़क गए। जब ये जालियांवाला बाग मैसेकर मतलब हुआ, तब लोग और ज़्यादा भड़क गए। अब वो क्या करने लगे, वो गवर्नमेंट बिल्डिंग से अटैक करने लगे, उसको वहाँ पे बॉम्ब फेंकने लगे। ठीक है, लोगों से मतलब ब्रिटिशर से थोड़ा फिजिकल मतलब वायलेंस मेथड के थ्रू लड़ाई होने लगा। जब ये चीज़ महात्मा गांधी को पता चला, तब वो उन्होंने क्या किया, सत्याग्रह मूवमेंट को वापस ले लिया, क्योंकि अब सत्याग्रह मेथड से महात्मा गांधी समझ चुके थे। महात्मा गांधी को इतना समझ में आ गया था कि अब सत्याग्रह के मेथड से ये नहीं हो सकता है। महात्मा गांधी को समझ में आ गया था ये, और उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट को वापस ले लिया। अब क्या हुआ, जब नॉर्मल पीपल व्हेन द नॉर्मल पीपल बॉम्ब bombed the government buildings, then what happens, now the Britishers what they started doing, अब वो क्या कर रहे थे, लोगों को पकड़ पकड़ के उनके नोज को रब करवा रहे थे जमीन पे। they used to tell the people to rub your nose on the floor। ठीक है, जमीन पे बोलते थे कि भाई तुम नाक रगड़ो। उसके बाद फिर क्या है,
जो भी साहब होते थे वहाँ पे उनको सैल्यूट करो, ठीक है। अगर आपको मन नहीं भी है फिर भी आप सैल्यूट करो उनके सामने, ज़मीन पर नाक को रगड़ो, ओके। दीज द पीपल, द ब्रिटिशर्स स्टार्टेड डूइंग दीज ऑल दिस, नॉट ओनली दीज, दे वर ऑल्सो फ्लॉग्ड, दे वर ऑल्सो बॉम्ब। फ्लॉग्ड कहने का मतलब है उन्हें चाबुक से बहुत ज़्यादा मारा जाता था, ठीक है, मारा जाता था चाबुक से रोड पर। इवन पीपल्स वेयर बॉम्ब, मतलब उनको बॉम्ब से उड़ा दिया जाता था। ये सब चीज़ें जब महात्मा गांधी तक पहुंची तो महात्मा गांधी ने क्या किया, सत्याग्रह मूवमेंट को वापस ले लिया, ओके। तो फ्रॉम हेयर व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन कुड कम इन यूजिंग दिस रॉलेट एक्ट। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ वाज रॉलेट एक्ट अपोज्ड इन इंडिया। इंडिया में रॉलेट एक्ट को कैसे इंडियन पीपल ने अपोज किया, कैसे अपोज किया उन्होंने। मैंने बताया स्ट्राइक किया उन्होंने, अप्रैल को रैलीज निकाला, वर्कशॉप क्लोज था, रेलवे को क्लोज किया, जॉब पर जाना बंद कर दिया, ठीक है। और क्या था भाई, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक किया। जब जालियांवाला बाग, वो भी एक आपका उस वो जालियांवाला बाग मैसेकर इंसिडेंट जो था वो भी रॉलेट एक्ट पे आप लिख सकते हो कि जब जनरल डायर ने ऐसा ऐसा किया तो पीपल ने उसके अपोज में क्या किया, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक करने लगे, ठीक है, ब्रिटिशर्स पे अटैक करने लगे, ओके। बैंक्स पे अटैक करने लगे, ओके। आप ये पॉइंट्स लिख सकते हो। बाकी ये 3-4 पॉइंट्स तो हैं, और अगर नोट्स में, अगर आपको नोट्स चाहिए देन विल ये नोट्स में तो सारा दिया हुआ ही है। तो ये हो गया आपका। अब ये तो हो गया भाई रॉलेट एक्ट के बारे में कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, ठीक है, बैंक्स पे अटैक किया लोगों ने, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब क्या था कि क्वेश्चन ऐसा भी एक आ सकता है कि भाई अब आप ये बताओ कि रॉलेट एक्ट को, ठीक है, रिप्रेस करने के लिए, ठीक है, लोगों ने क्या क्या किया, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, तो आप उसमें लिख देना। और हाँ, उसमें एक और रीजंस आप इंक्लूड कर सकते हो कि भाई ब्रिटिशर्स जो थे, हाँ, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एक्सप्लेन द मेजर टेकन बाय ब्रिटिशर्स एडमिनिस्ट्रेशन टू रिप्रेस द मूवमेंट अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। आप अब बताओ कि ब्रिटिशर्स के थ्रू क्या मेजर लिया गया था ताकि वो रिप्रेस कर सकते थे रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट इंडियंस को, ठीक है। क्या क्या किया उन्होंने, मतलब रॉलेट एक्ट को बढ़ाने के लिए क्या क्या किया था उस टाइम पे। आप रॉलेट एक्ट को बढ़ाने के लिए क्या किया, सबसे पहले तो मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया था, ठीक है। इसी के वजह से जब ये देखे कि इसके अगेंस्ट में पीपल बहुत ज़्यादा मतलब रैलीज निकाल रहे हैं, वर्क पे नहीं जा रहे हैं, तो वो क्या किया, सबसे पहले ही इम्पोज मार्शल लॉ। मार्शल लॉ उन्होंने इम्पोज कर दिया। लोकल लीडर्स को दिल्ली आने, मतलब लोकल लीडर्स को इधर से इधर जाने पे बैन कर दिया गया। महात्मा गांधी इसको दिल्ली आने के लिए बैन कर दिया गया, है ना। ये सब किए गया। और क्या हुआ, वही मैंने जो बोला था, सत्याग्रहीज, मतलब सत्याग्रहीज जो थे या फिर जो पीपल थे जो सत्याग्रह के थ्रू ब्रिटिशर से अपोज कर रहे थे, उनको ज़बरदस्ती बोला जा रहा था कि तुम अपना नोज़ को रब करो। उनको बोला सैल्यूट करो साहिब्स को, उनको फ्लॉग किया जा रहा था, ठीक है, उनको बॉम्ब कर दिया जा रहा था। तो आप ये भी क्वेश्चंस लिख, 2 टाइप में क्वेश्चन मैंने बताया, आप इस 2 टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ओके। आज के लिए ये वीडियोस में बस इतना ही रहेगा, और नेक्स्ट डे आई विल कमिंग विद दी अनदर वीडियोस, इन दैट वी विल बी सीइंग द खिलाफत मूवमेंट्स एंड मेनी मोर। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, होप you like my video. Thank you.